चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। दिशा परीक्षण पे ये क्वेश्चन है और सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर लागू होता है और इसमें दिशाओं के ऊपर हमें ध्यान रखना है कि उत्तर ऊपर की तरफ ही होगी, उस तरफ पूर्व होगी, इस तरफ पश्चिम होगी और नीचे दक्षिण होगी, है ना। तो ये इस टाइप का अपने दिमाग में अगर आप लगा के रखोगे तो बहुत ही आसानी से आंसर आप निकाल सकते हो। देखो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पी घर से अपनी यात्रा पश्चिम की ओर प्रारंभ करता है। कौन सी दिशा की तरफ? पश्चिम। ये पॉइंट हो गया और ये पश्चिम की तरफ निकला और प्रारंभ करता है और 25 मीटर चलता है। तो ये दूरी कितनी होगी जी? 25 मीटर होगी। कि ओके सर जी 25 मीटर। 25 मीटर चलने के पश्चात वे अपने दाहिनी ओर मुड़ता है। अब प्यारे दोस्तों अगर मेरा मुख है वो इस दिशा में, तो मुझे ये देखना है कि मेरा दायां किस तरफ है। तो दायां ये वाला हाथ हो गया मेरा। तो दाएं मुड़ करके वो कितना चल रहा है? 10 मीटर चल रहा है। वह दोबारा अपने दाहिने मुड़ता है। यहाँ से अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो दायां हाथ मेरा यही होगा। दोबारा दाएं मुड़ करके ये 15 मीटर चलता है। इसके पश्चात वह अपने दाहिने 30 मीटर की दूरी तय करने के लिए दाएं 135 मुड़ता है। यानी कि यहां से वो 30 मीटर की दूरी तय करना चाहता है और वो दाएं मुड़ करके तय करना चाहता है। और दाएं कितना मुड़ना चाहता है? 135 डिग्री मुड़ना चाहता है। इसका मतलब दोस्तों ये एंगल ये हो गया 180, ये तो हो गया 90 और ये कितना हो गया 45। यानी कि यहां से यहां पर ये टोटल कितना हो गया? 135 हो गया। ये वाली दिशा मेरी कौन सी थी? पश्चिम दिशा थी। और ये वाली दिशा मेरी कौन सी थी? दक्षिण दिशा थी। अब यहां से ये 30 डिग्री है जो दोस्तों चलना चाहता है। यानी कि ये कौन सी दिशा में जा रहा है? तो प्यारे दोस्तों ये जा रहा है आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। हम उत्तर के रूप में क्या लगाएंगे? यहाँ पर सी ऑप्शन लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर के चलता हूं। बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का, और मजा भी आएगा आपको इस ब्लड रिलेशन के अंदर। ये क्या कहना चाह रहा है? ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का भाई है। A@B का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। B का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है। तथा A*B का मतलब है ए बी का पिता है। तो निम्न में से कौन ये दर्शाता है कि U P का ससुर है? U है वो P का ससुर है। U ससुर है, इसका मतलब U प्लस होगा और P का क्या होगा? ससुर होगा। तो P है वो इसका प्यारे दोस्तों दामाद भी हो सकता है और P है वो उसकी क्या हो सकती है? बहू भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी हो सकती है। इस बात से तो आप सभी लोग सहमत हैं कि बिल्कुल सर जी। अब देखिए हम देखते हैं पहले U को। पहले किसको पकड़ते हैं? U को पकड़ते हैं। पहले किसको पकड़ते हैं दोस्तों? U को पकड़ते हैं, जिससे आसानी रहेगी। यहाँ पर लिखा हुआ U*W, तो U*W स्टार पे चलते हैं तो A B का पिता है। तो U किसका पिता है? W का पिता है। U किसका पिता है? W का पिता है ना। इसका मतलब U यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। अब देखो यहाँ पर U का जेंडर ही क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ पर U का जेंडर है वो क्या नहीं हो पाएगा? क्लियर नहीं हो पाएगा। तो एक बार इसी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं हम, क्या पता उत्तर आ जाए। तो देखो P@Q, तो @ का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो P किसकी पत्नी है? Q की पत्नी है। P किसकी पत्नी है? Q की पत्नी है। इसका मतलब Q उसका पति है। $T, तो डॉलर का अर्थ है ए बी का भाई है। तो Q किसका भाई है? T का भाई है। Q किसका भाई है? T का भाई। T हैज यू, तो हैज वाला बोल रहा है ए बी की पुत्री है। तो T किसकी पुत्री है? U की पुत्री है। ये दोनों तो हो गए भाई बहन, ये दोनों तो भाई बहन हो गए, ये दोनों पति पत्नी हो गए। अब यार दोस्तों यहाँ पर U को प्लस किया था अपन ने। A*B का अर्थ है ए बी का पिता है। तो U किसका पिता है? W का पिता है। यानी कि ये प्यारे दोस्तों इन सब का पापा है सिवाय P को छोड़ करके। और P पत्नी है किसकी? Q की पत्नी है। इसका मतलब ये P का क्या हो गया? U P का क्या हो गया? यहाँ पर ससुर हो गया। डायरेक्ट हम उत्तर निकाल सकते हैं। वैसे डायरेक्ट लगा सकते थे क्योंकि यहाँ पर U का जेंडर आइडेंटिफाई नहीं होगा और U को क्या करना है? हमें प्लस करना है, यानी कि पुरुष बनाना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ से? ए ऑप्शन। चलिए कोडिंग डिकोडिंग के अंदर चलते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपने देखा होगा PSI का, अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो PSI में बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे कोडिंग डिकोडिंग से। ऐसी आशा हम पुलिस एग्जाम के लिए भी नहीं करते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ट्रिक लगानी है इसके अंदर। ट्रिक कैसे लगाएंगे कि साहब M आता है 13 पर और N कितने पे आता है जी? 14 पर। तो 1 प्लस हुआ तो N में भी 1 प्लस कर दो, यानी कि O आएगा सब में। यहाँ क्या आएगा? O। A आता है हमारा 1 पर और C कितने पे आता है? 3 पे। 2 प्लस हुआ तो E में 2 प्लस कर दो, यानी कि कौन आएगा? G आएगा, है ना। H आता है 8 पे और I आता है 9 पे, यानी कि E में 1 ही प्लस करो तो यहाँ पर क्या होगा? F होगा। H होगा नहीं, G होगा नहीं, तो इन दोनों में से उत्तर होगा। अब देखो प्यारे दोस्तों यहाँ E से क्या हुआ है? G 2 प्लस हुए हैं तो यहाँ L से 2 प्लस कर देते हैं तो क्या होगा जी? N होगा, है ना। यहाँ पर S से क्या हुआ है? T 1 प्लस हुआ है तो यहाँ A से 1 प्लस कर देते हो तो B होगा, है ना। यहाँ पर दोस्तों H से क्या हुआ है? J, तो 2 प्लस करेंगे तो कौन सा उत्तर आएगा यहाँ पर? 13 और 2 15। कौन सा करेक्ट आंसर आएगा? सी ऑप्शन है वो हमारा सही जवाब होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो जी, ये भी आपके ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही संजीदा क्वेश्चन है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए संदीप ने कहा, एक महिला की ओर इशारा कर रहा है संदीप, कर रहा है किसकी ओर कर रहा है, एक महिला की ओर, और वह बोल रहा है कि वह मेरे पिता, यानी कि यहाँ पर किसको ले लूँ मैं, संदीप को ले लूँ। तो संदीप के पिता, संदीप के क्या हो गए, पिता, वह मेरे पिता के इकलौती बहन है, पिताजी की क्या है, इकलौती बहन की बेटी है, इकलौती बहन की बेटी है, कौन है, महिला है। तो वे बोल रहा है संदीप महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो संदीप महिला के क्या लग गया, संदीप मामा का लड़का हो गया, संदीप उसके क्या हो गया, मामा का लड़का हो गया। तो यहाँ पर कजन बोलेंगे हम लोग, कजन या चचेरा भाई हम लोग बोल सकते हैं। वैसे ये संदीप है वो इस महिला के क्या होगा, मामेरा भाई होगा। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी दोस्त जो अभी देख पा रहे हैं वो सभी क्लास को फौरन लाइक और शेयर कर दें। लाइक और शेयर करोगे तो एक अलग ही अंदाज होगा, और अपनी फैमिली है वो ऑलरेडी 10K की हो चुकी है, और आपका ये दायित्व बनता है कि आप उस फैमिली को आगे बढ़ाएं, और बढ़ाने में प्यारे दोस्तों आपका ही योगदान रहेगा। डाइस का क्वेश्चन है, यहाँ एक घन की 4 स्थितियां आपको दे रखी है, उन 4 स्थितियों के अंदर आपको ये पता लगाना है कि प्लस के विपरीत कौन सा प्रतीक होगा, कौन सा चिन्ह होगा। तो प्यारे दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है। इसमें क्या करना होता है कि या तो 2 पासे ऐसे ढूंढो जिसमें 2 संख्या कॉमन हो और उन दोनों को उड़ाओ, और आपकी डिमांड को भी ध्यान रखो। जैसे यहाँ पर मेरे पास में प्लस के पीछे का मुझे पूछा है, किसके पीछे का, प्लस के, तो डॉलर और कहीं ये परसेंट कहीं कॉमन आ रहे हैं तो आप लगा सकते हो उत्तर, है ना। और देखो सीधा सीधा अगर करते हैं तो देखो परसेंट से किसको उड़ाओ, परसेंट से उड़ाओ, ओ को किससे उड़ाओ, ओ को उड़ाओ। तो भैया प्लस के पीछे क्या बच गया, यहाँ पर गुणा बच गया, तो प्लस के पीछे क्या आ जाएगा, गुणा। ये ट्रिक मैंने अभी लास्ट प्रीवियस 2 सेशन लिए हैं, ऑलरेडी वो वीडियो रिकॉर्डेड है, वहाँ से भी आप पूरी की पूरी ट्रिक देख सकते हो। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मैंने इसमें करवाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर के चलता हूँ। ये क्वेश्चन बड़ा खासा प्रचलित हुआ था, क्यों हुआ था उसकी वजह सुनना आप एक बार। इस क्वेश्चन में अभिकथन और कारण, कई बार कई सारे एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये बोल रहा है एक अभिकथन दिया है और यहाँ पर दिया है कारण। आपको ये पता लगाना होता है कि ये कारण है वो इसी की वजह से हो रहा है, या अभिकथन है वो कारण पर डिपेंड है, या फिर ये दोनों सत्य है या दोनों असत्य हैं, या फिर आर जो है जो कारण है वो इस अभिकथन की व्याख्या कर रहा है। ये बात आपको पता लगानी होती है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि पत्तियों का रंग हरा है, तो बिल्कुल पत्तियों का रंग हरा होता है ना। और आगे वाला कारण है क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद एक हरा वर्णक है, हरा वर्ण नहीं है, यहाँ पर हरा वर्णक है। तो प्यारे दोस्तों सीधा सीधा पता चल रहा है कि पत्तियों का रंग हरा होता है। क्यों होता है, क्योंकि पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जो एक प्रकार का क्या है, वर्णक है। और कौन सा वर्णक है, हरा वर्णक है। इसका मतलब है कि ए और आर है वो दोनों क्या है, सत्य हैं। और यहाँ पर आर जो है वो ए की क्या सही व्याख्या नहीं हटा दो, सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। ये दोनों जगह सेम ही ऑप्शन आगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन सा लगा दूं मैं, ए ऑप्शन लगा देता हूँ। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक थी तो वो आप थोड़ी सी देख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, है ना। आर है वो ए की सही व्याख्या यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। और देखो जी एक बार थोड़ा लोगो आ रहा है इसके अंदर, तो लोगो मैं हटा देता हूं, साइड में कर देता हूं। अब आपको क्वेश्चन परफेक्ट दिखेगा। दी गई संख्या श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आगे आएगी। अब यहां से इस क्वेश्चन को ऐसे देखते हैं तो आपको लगेगा कि सर 6 का ये 12 दुगुना, 9 का दुगुना 18, 13 का दुगुना 26, 18 का दुगुना 36। लेकिन देखो 12 में मैंने क्या जोड़े, यहाँ पर +6 किए तो 18 मिले। 18 में मैंने क्या किए, +8 किए, है ना। और 26 में मैंने क्या किए, +10 जोड़े, है ना। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा प्यारे दोस्तों, +12 करूँगा। और 36 में मैं 12 जोड़ूंगा तो क्या आएंगे, 48। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 48। और अगर आगे की संख्या मुझे पूछ लेते तो आगे की संख्या क्या आती, मेरी 24 आती। आगे की संख्या भी पूछी जा सकती है, तो आगे की संख्या पूछते तो फिर मैं क्या लगाता, 24 लगाता। नहीं तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, 48 होगा। ए ऑप्शन है वो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो सभी साथियों से गुजारिश है कि क्लास को एक बार लाइक और शेयर ठोक दें, और मैं लेकर के चलता हूं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आपको बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो जी मजेदार सा क्वेश्चन है, मजा भी आएगा इस क्वेश्चन में। ये बोल रहा है यदि सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 9:16 है
कितना है 9:16 है ना, 9x बटा 16x। ठीक है जी। फिर आगे बोल रहा है 10 वर्ष पश्चात इनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, यानी कि दोनों की आयु के अंदर क्या जोड़ दूं मैं, 10-10 जोड़ देता हूं, तो इनकी आयु क्या हो जाएगी 2:3 में हो जाएगी। ठीक है भाई। तो अब यहां से पहले तो ये वर्तमान इनकी आयु निकालते हैं। तो देखो जी, नौतियां कितने हो गए 27x, नौतियां कितने हो गए 27x, और ये कितने हो गए जी 30 बराबर 16 दूनी कितने हो गए 32x, है ना, और प्लस में कितने हो गए जी 20 हो गए, प्लस में कितने हो गए जी 20। अब मैं 27 को तो उधर भेजता हूँ, 20 को इधर लाता हूँ, तो 10 बचेंगे, और इधर कितने बचेंगे 5x। x बराबर कितना आ गया साथी 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है भाई। तो ये कितने साल का हो गया, ये सीमा कितने साल की होगी, सीमा कितने साल की होगी, यानी कि सीमा होगी 18 साल की, और रीमा कितने साल की होगी, कि सर जी रीमा होगी आपके 32 साल की। 2x का मान आता है। अब पूछा क्या है, सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 6 वर्ष पूर्व था, 6 वर्ष पूर्व। तो आप क्या करो प्यारे साथी, यहाँ 18 और 32 में से क्या घटाओ, 6 माइनस करो। तो 6 माइनस करते हैं तो इधर क्या बचेगा 12, इधर क्या बचेगा 12, और इधर क्या बचेगा दोस्तों 6 घटाए मैंने, तो इधर कितना बचेगा 26 बचेगा, इधर कितना बचेगा 26। 2 से काटता हूं तो 6, 2 से काटता हूं तो 13, यानी कि 6 अनुपात क्या आ जाएगा मेरा 13 करेक्ट उत्तर आ जाएगा। 6 अनुपात क्या आ जाएगा मेरा 13 करेक्ट उत्तर आ जाएगा। आशा करता हूं सभी के मामला सेट है। ये क्वेश्चन आपके पीएसआई के एग्जाम में पूछा गया था, पीएसआई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन आपके ग्राम सेवक में आएगा। देखो सीधा सीधा बता देता हूं, 4 को मैंने किससे गुणा किया 2 से, तो कितना मिला 8, माइनस 1 किया तो 7, 7 को किससे गुणा किया 2 से, तो कितना मिला 14, माइनस 2 किया तो 12, 12 को किससे गुणा किया 2 से, तो कितना मिला 24, और माइनस 3 किया तो 21, है ना, और 21 को किससे गुणा किया 2 से, तो कितना मिल गया जी मेरे पास में 42, और माइनस 4 किया तो 38, और 38 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया 2 से। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों 8 दूनी 16, 1 हासिल का, और 3 दूनी 6, और 1 कितना हो गया 7, और माइनस कितना करूँगा 5, तो 71 है जो उत्तर आएगा कि नहीं आएगा मेरा, कि सर जी बिल्कुल 71 है वो करेक्ट उत्तर आएगा। और ये क्वेश्चन आपके PSI 2020-21 यानी कि इस एग्जाम में पूछा गया था, 71 है वो इसका उत्तर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेकर के चलता हूं, 21 नंबर क्वेश्चन, इसके ऊपर नजर डालो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, थोड़ा सा देखो ये क्या बोलना चाह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन है और उसके नीचे आपको 2 है जो कारण दिए हुए हैं या 2 तर्क दिए हुए हैं, उन तर्क की आपको सही पहचान करनी है। कथन है, क्या प्रतिष्ठित लोग जो कि अज्ञानवश अपराध कर देते हैं के साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए क्या, उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए क्या। प्रतिष्ठित लोग जिनके द्वारा भूलवश अपराध हो जाता है, तो ऐसा कोई अपने देश में कानून है क्या कि प्रतिष्ठित लोगों के लिए जो मतलब अज्ञानता की वजह से या किसी भूल के कारण अपराध कर देते हैं तो उनको क्या किया जाना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या। तो देखते हैं, तर्क पहला बोल रहा है कि हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते। तो जरूरी नहीं है कि केवल प्रतिष्ठित लोग ही जानबूझकर अपराध नहीं करते। इस दुनिया में अगर किसी ने जन्म लिया है तो उससे भी प्यारे दोस्तों भूल से या गलती से क्या हो सकता है, अपराध हो सकता है। इसका मतलब तर्क फर्स्ट है वो सही नहीं है। दूसरी बात करते हैं, ये बोल रहा है नहीं, यह हमारी नैतिकता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। तो बिल्कुल हमारा जो संविधान, हमारी नीति जो कहती है वो हम करेंगे, और कानून है वो सबके लिए क्या है, सम्मान है। कानून है वो सबको एक ही दृष्टि से देखता है। इसका मतलब केवल सेकंड है वो तर्क क्या होगा यहाँ पर मजबूत होगा। ए ऑप्शन हम यहाँ पर लगाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन है, ये देखो, ये बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और एग्जाम में खासा है, जो बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, पीएसआई के अंदर आया हुआ था। तो पीएसआई में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ग्राम सेवक में किस टाइप के आएंगे। ये बोल रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। कितने अंक प्राप्त करने थे भाई, एक्स के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे, 35%, है ना। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि उसने कितने अंक प्राप्त किए 650, और वह कितने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया 50 अंकों से। तो 35 का मान किसके बराबर हो गया, यहाँ 700 के बराबर। तो 1 का मान किसके बराबर होगा, 700 बटा 35, और यहाँ पर पूछा है कि पूर्णांक कितने थे, तो कुल अंक ज्ञात करने हैं। तो कुल अंक 100 थे, तो 35 से देखो 7 से काटा तो 5 बार, 5 से काटा तो ये कितनी बार भाई, 5 से काटा 100 हो गया ना, यहाँ 20 बार। यानी कि कुल अंक कितने थे 2000 लगा दूं क्या,
कुल अंक मैं यहाँ पर 2000 लगा दूं क्या? 7 से काटा तो ये 7 पंजे 35, 100 बच गए, 100 को 5 से उड़ाया तो 20 हो गए, 20 को मैंने किससे गुणा किया? 100 से, तो 2000 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके RSM SSB बोर्ड के एक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। थोड़ी सी अच्छे से इसकी अगर समझ हो आपको तो आप आसानी से इसका उत्तर लगा सकते हैं। तो देखिए, गिरधारी सर भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं, तो सभी साथी एक बार क्लास को फौरन लाइक और शेयर कर दीजिए। ये बोल रहा है औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जिस प्रकार से औद्योगिक विकास बढ़ेगा, यानी कि ये बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी होंगे, वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे तो उस उक्त कथन से कौन सा निष्कर्ष निकाल सकते हो आप? कौन सा निष्कर्ष निकल सकता है? तो पहला है मंदी से बेरोजगारी बढ़ती है, तो ये तो तर्क संगति नहीं है, क्योंकि यहाँ तो औद्योगिक विकास की और रोजगार की बात हो रही है, तो ये तो तर्क संगत हुआ नहीं। दूसरा है बेरोजगारी से व्यक्ति की क्रय शक्ति घटती है। बेरोजगारी के होने वाले प्रभाव के बारे में भी इस लाइन में हमें कुछ बोला नहीं गया है, इसका मतलब इसे भी मैं क्या करूंगा? गलत करूंगा। आगे वाला बेरोजगारी मंदी बढ़ाती है, और अगला है औद्योगिक दृष्टि विकसित देशों में बेरोजगारी की समस्या नगण्य है। यानी कि औद्योगिक विकास से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित देश है उसमें बेरोजगारी की समस्या क्या होगी? नगण्य होगी। जाहिर सी बात है। अब बेरोजगारी मंदी बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है उसके बारे में तो हम यहाँ पर कह नहीं सकते कुछ भी, तो इसको तो हम गलत करेंगे। नेक्स्ट 24वां और 25वां क्वेश्चन देखो फटाफट, और फिर है जो कंप्यूटर के क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर के क्वेश्चनों में मैं आज सीधा डायरेक्ट उत्तर ही लगाऊंगा, ताकि क्या है कि समय है जो थोड़ा सा कम है अपने पास में, है ना। सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कम होता है, उक्त कथन इंगित करता है। सरकारी स्कूलों के अंदर उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत है वो कम है। तो पहला है सरकारी स्कूल में विद्यालय भवन नहीं है, तो सरकारी स्कूलों में उत्तीर्ण का प्रतिशत से विद्यालय भवन का कोई तर्क है ही नहीं तर्क यहाँ पर। दूसरा है सरकारी स्कूलों में अच्छे पुस्तकालय नहीं है, तो उत्तीर्ण और उत्तीर्ण छात्रों के प्रतिशत से पुस्तकालय का कोई लेना देना नहीं है, ये स्पष्ट कारण नहीं होगा इसका। सरकारी स्कूल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दी जाती है, और सरकारी स्कूलों में खेल मैदान की कमी है, तो खेल मैदान यहाँ पर क्लियर नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? 3 नंबर होगा। करेक्ट उत्तर क्या होगा हमारा? 3 नंबर होगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन आपके महिला जो सुपरवाइजर है उसमें भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन आपकी पटवारी में भी पूछा गया था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बेमेल को छांटिए, क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको यहाँ से पता करना है कि पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल और बुध, इनमें से अलग कौन सा है। तो आप सीधा सीधा कहोगे सर जी चंद्रमा है। अब क्यों है चंद्रमा? क्योंकि ये तीनों के तीनों तो ग्रह हैं, और चंद्रमा क्या है? उपग्रह। तो यानी कि ऑप्शन हमें कौन सा लगाना पड़ेगा? 1 नंबर लगाना पड़ेगा, तभी हमें इसके फोगट के नंबर मिलेंगे। और मैं आशा करता हूं कि इस टाइप का क्वेश्चन ग्राम सेवक में आपसे पूछा जाए। अब बात करते हैं कंप्यूटर की। तो पहला क्वेश्चन जा रहा है कंप्यूटर का, वो हमें क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है शब्द पेंटियम से संबंधित है। ये शब्द है जो प्यारे दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी से प्रचलित हुआ था, चतुर्थ पीढ़ी में, है ना। और चतुर्थ पीढ़ी के अंदर हमें कंप्यूटर के अंदर क्या देखने को मिला था? माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिला था, है ना। माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिला था, तो ये माइक्रो प्रोसेसर से रिलेटेड वर्ड हो गया। कौन सा हो गया? माइक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। आप में से कोई टेक्निकल टर्मिनोलॉजी रखता है तो वो इस क्वेश्चन का उत्तर अच्छे से देगा। ये बोल रहा है कि होस्ट जिंदा है या नहीं जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वह कमांड लाइन यूटिलिटी है। कि भाई अंदर कोई आदमी है रूम के अंदर, इस क्वेश्चन को इस प्रकार से समझना कि रूम के अंदर कोई आदमी है, तो हम वो आदमी सो रहा है या जग रहा है, तो हम रूम को क्या करते हैं? नॉक करते हैं। तो इंटरनेट के अंदर, इंटरनेट पद्धति के अंदर होस्ट है जो प्रत्युत्तर दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इस विधि को हम पिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं? पिंग कहते हैं। जैसे हम पिंग की कमांड है, यूटिलिटी लाइन कमांड को यूज करेंगे, तो उधर से रिवर्ट में हमें वापस से क्या मिलेगा? रिप्लाई मिलेगा। अगर रिप्लाई मिल रहा है इसका मतलब है कि हमारा नेटवर्क बना हुआ है और वो होस्ट है वो जिंदा है ना। तो इसको आप याद रखिएगा, मैंने अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, देखो ये बोल रहा है ईमेल के माध्यम से कई व्यक्तियों को एक ही संदेश भेजने की जरूरत है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो मेल से हर व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से पुनः भेजें, ये तो तरीका नहीं है। ईमेल से फॉरवर्ड विकल्प, ये भी तरीका नहीं है। आपको किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? ईमेल में जो सीसी विकल्प होता है, एक तो होता है बीसीसी,
एक होता है सीसी। सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी। सीसी का मतलब क्या होता है? कार्बन कॉपी। कि भाई साहब एक कॉपी है वो इनको भी भेज दीजिए, एक प्रकार की कॉपी है वो इनको भी भेज दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये बोलना चाह रहा है आपको कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। आउटपुट डिवाइस नहीं है तो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी है, प्लॉटर भी है। ये जॉयस्टिक है, ये कौन सी है? इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक है, ये कौन सी है? इनपुट डिवाइस है। और ये गेम्स खेलने के आदि काम में आती है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। ये देखो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपको। ये बोल रहा है ईमेल में निम्न बुनियादी तत्व को छोड़कर सभी शामिल है, कि इनमें से कौन सा तत्व है वो ईमेल में शामिल नहीं है। तो देखो प्यारे दोस्तों, हस्ताक्षर शामिल है, संदेश भी शामिल है, हेडर भी शामिल है, लेकिन ये फूटर होता है वो ईमेल के अंदर नहीं शामिल होता है। ईमेल के अंदर हेडर, संदेश और हस्ताक्षर ये तीनों के तीनों शामिल होते हैं, लेकिन जो फूटर होता है वो इसमें शामिल नहीं होता। फूटर कहाँ होता है? फूटर वर्ड के अंदर, डॉक्यूमेंटेशन का जहां पर काम करते हैं उस जगह आपको फूटर देखने को मिलेगा। ये बोल रहा है इसमें से कौन सा मेल नहीं खाता है? कौन सा मेल नहीं खाता है? तो मेल नहीं खाता है तो पहला ऑप्शन है माउस, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है प्रिंटर। तो ये तीनों के तीनों तो क्या हो गए प्यारे दोस्तों? ये इनपुट आउटपुट डिवाइस होगी। ये तीनों के तीनों क्या हो गए? इनपुट आउटपुट डिवाइस, है ना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज होगी। और ये केंद्रीय संसाधन इकाई, जिसको किस नाम से बोला जाता है? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इन तीनों से क्या हो गया? अलग हो गया। ये इन तीनों से क्या हो गया साथी? अलग हो गया। देखो जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में 32 नंबर। 1 टेराबाइट में शामिल है, 1 टेराबाइट में शामिल है। तो टेराबाइट, 1 टीबी बराबर, 1 टीबी बराबर क्या होता है? 1 टीबी बराबर होता है 1024 जीबी, यानी गीगाबाइट, है ना। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गीगाबाइट। अब देखो यहाँ पूछा है ये 1024 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर क्या होगा? 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर क्या होगा? 1 जीबी होगा। 1024 बाइट क्या होगा? 1 केबी होगा। कितना होगा? 1 केबी। तो ये सारा का सारा बता दिया आपको अच्छे से, अच्छे रूप से। टीसीपी का पूरा नाम क्या है? टीसीपी तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। इंटरनेट के अंदर ये जनरली प्रयुक्त होता है, इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप। HTTP की फुल फॉर्म क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना। HTML लैंग्वेज भी होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTTP का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये अंतिम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, और इसको मुझे कमेंट करके बताना है। इसको कमेंट करके बताना है, ढूंढ के बताना है, कमेंट के अंदर इसका उत्तर देना है। और ये हो सकता है प्यारे दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का हूबहू प्रतिलिपि आपको एग्जाम में दिख जाए। तो मेरे साथ में गिरधारी जी जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको बुलाना चाहूँगा कि सर आपका बहुत बहुत वेलकम है। और प्यारे दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर करते हुए चलिए मज़े से। तो आइए सर जी, वेलकम रहेगा आपका, बहुत बहुत स्वागत रहेगा। हाँ जी, एक सर शायरी सुना दो। शायरी? शायरी मुझे तो ठंड वाली आती है सर। वो सुनाओ। सुनाओ, ठंड वाली शायरी आती है? वो सुनाओ, एकदम थोड़ा मोटिवेट हो जाइए। मोटिवेट हो जाए, वो वाली शायरी सुनाओ। तो वो आप सुनाओ सर मेरे साथ साथ में। अच्छा, आपने बाहुबली मूवी देखी है क्या सर? बिल्कुल सर, 2-2-3-3 बार है। 2-2-3-3 बार। 2-2-3-3 बार। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ठंड क्या है? आपसे पूछ लिया जाए कि सर ठंड क्या है? ये सर सुबह सुबह मैं आता हूँ, मुझे पता है। आपको पता है ना। तो ठंड क्या है? ठंड क्या है? ठंड का बल हमारे आत्मबल से ज्यादा है, ये सोचना है ठंड। ठंड का बल हमारे आत्मबल से ज्यादा है, ये सोचना है ठंड। और सर ये इसमें नहीं खुलेगी आपके ईमेल, है ना। क्या बात कर रहे हो? हाँ। फिर तो इसमें नहीं खुलेगी सर आपकी। आपने दूसरी जगह भी भेजी है क्या इसको? हाँ, 3 जगह। 3 जगह भेजी है। तो इसको देखो सर, दूसरे में खोलते हैं आप। एक बार शेयर कर दो सब लोग मिलके क्लास को, एक बार फटाफट शेयर कर देंगे क्लास को। हाँ जी, यही है सर। हाँ, पेपर करवा रहे हो आप? हाँ, तो मैं इसी में ही करवाऊंगा सीधा। सीधा? ठीक है, तो फुल स्क्रीन कर देता हूँ आपकी मैं। ये फुल स्क्रीन है ना। तो हमारे आत्मबल से ठंड का बल ज्यादा है, ये सोचना है ठंड। ठंड से भयभीत होकर बिस्तर में सोए रहना है ठंड। जिस ठंड ने मेरे शरीर को सुस्त किया है, उससे डरकर हाथ पैर धोकर बिना नहाए बिस्तर में लेटे रहना है ठंड। ठंड आगे देखो क्या कह रहा है ना। और फिर बोल रहा है कि उस ठंड को मैं मारने जा रहा हूँ,
पीठ दिखाकर जो भाग रहे हैं उसकी छाती चीरकर मैं साबुन से नहाने जा रहा हूँ। तो इसको कल मैं सुनाऊंगा क्योंकि मैं लिख के लाया था तो बैठा नहीं मामला, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्यारे दोस्तों को, और नेक्स्ट जुड़िए गिरधारी सर के साथ में पेपर को लेकर। बिल्कुल, क्लास को शेयर करो फटाफट, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। कौन कौन है क्लास में? राकेश, गुर्जर, अनीसा, बहुत सारे लोग जो है एक बार फटाफट शेयर कर देंगे। आज एक बेहतरीन जो है ज्योग्राफी का सेशन लेने वाले, ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन है। अभी एक पेपर हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उसमें जो है ज्योग्राफी सेकंड के पेपर में जो काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे वो हम डिस्कस करेंगे, है ना। फटाफट स्टार्ट करते हैं, आपको पता ही है लास्ट 150 से, है ना। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यानी आज पता लग जाएगा कि आपको कितनी ज्योग्राफी आती है। ठीक है, जल्दी से एक बार जो है प्रॉपर तरीके से आंसर देंगे फटाफट। दिख रहा है ना प्रॉपर? औद्योगिक खतरों में सम्मिलित है क्या? औद्योगिक खतरों में सम्मिलित है, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। और आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिले ना, घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना। बिल्कुल एकदम क्लास को शेयर करने का, है ना, दिल खोल के क्लास को शेयर करने का। फटाफट शेयर करो। शारदा, अनीसा, राकेश, गुर्जर, रतन सिंह राठौड़, ठीक है, बिल्कुल फटाफट। हाँ, गोलू मोलू, एक बार फटाफट शेयर कर दो सेशन को जल्दी से, एक बार सेशन को शेयर कर दो फटाफट जल्दी से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? औद्योगिक खतरों में सम्मिलित है विस्फोट, वायु प्रदूषण, विषैली गैस या रासायनिक बहाव और आग। देखो, औद्योगिक खतरा है, ये इंडस्ट्रियल में जो खतरे होते हैं ना, मान लो कोई एक कंपनी है, कोई जो बड़ी एक कंपनी, कोई थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है, या इस प्रकार, तो वहां पर कौन से खतरे हो सकते हैं? तो देखो, विस्फोट भी हो सकता है, वायु प्रदूषण भी हो सकता है, विषैली गैस या रासायनिक बहाव जैसे अपने भोपाल कांड वाला, ठीक है, या फिर आग। यानी अब पूछा क्या है? अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। यानी इसका मतलब ये क्या है? ए बी सी डी, बिल्कुल सही है। जो डी ऑप्शन है वो राइट है। क्या है? डी ऑप्शन जो है वो राइट है। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार शेयर कर देंगे सेशन को फटाफट, है ना। क्या ऑप्शन है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन कहाँ आता है? ये क्वेश्चन आपके जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर या इसके अंतर्गत या वर्ल्ड जियोग्राफी का कैसे भी आप बना सकते हो। एनवायरमेंट में आ सकता है, राजस्थान जियोग्राफी में भी बन सकता है, राजस्थान जियोग्राफी में भी इंडस्ट्रियल से ये क्वेश्चन बन सकता है, खास करके एनवायरमेंट के अंदर आता है ये। ठीक है, विस्फोट, वायु प्रदूषण, विषैली गैस और आग जो है ये चारों राइट आंसर है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है। अब पता लगेगा, अब पता लगेगा कि किस में कितना है दम। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सारे डिस्कस करें सारे। यानी आप जो मॉडल पेपर देख रहे हो, है ना, जो आज ये शायद 17वां है ना, 17वां है, शायद 17वां या 16वां होगा। ठीक है, इस मॉडल पेपर के अंदर इतनी मतलब जान फेंकी है ना इसमें कि इसमें मैं बता नहीं सकता। औद्योगिक प्रदेश सारे करवाए हैं। ठीक है, बस आप है ना इस मैदान से खुद पे भरोसा रखो। प्री है ये एग्जाम, इतना हार्ड नहीं है, प्री है। मेंस के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, ये एग्जाम प्री है। प्री के लिए सिंपल चीजें पढ़नी है और काफी सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, लोड नहीं लेना है, एक जगह स्थिर रहो। ठीक है, और वहीं से जो है रिवीजन अपने पास में नोट्स रखो और इनको सॉल्व करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी ज्योग्राफी अच्छी होगी। ठीक है, क्योंकि कई कई बार हम रट लेते हैं फिर भी ये चीजें याद नहीं होती। देखो, हैम्बर्ग सामने दे रखा है, जर्मनी। ठीक है, और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आएगा। आपको मैं 100% बोल सकता हूँ कि इन शिफ्ट के अंदर ग्राम सेवक की जितनी भी शिफ्ट होगी वहां से एक क्वेश्चन 100% इसमें से होगा, चाहे वो हैम्बर्ग हो, चाहे वो लोम्बार्डी हो, ठीक है, चाहे वो लॉरेन हो और चाहे वो बर्मिंघम हो। ठीक है, बर्मिंघम, ये बर्मिंघम ऐसा ही में आया हुआ है भाई। क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आप ये मान लो। जिसने प्रीवियस ईयर खेल गया ना, सारे क्वेश्चन फंसेंगे। और कई लोगों को डाउट है, सर क्वेश्चन आएंगे क्या हमारे एग्जाम? अरे तो हम क्या कर रहे हैं, इधर माथा फोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नहीं आएंगे तो फिर कैसे नहीं आएंगे बताओ? तो भरोसा रखो बस, है ना भाई। हमने तो तैयारी करवाई थी कांस्टेबल और पटवार की, जब आरएएस में इतने क्वेश्चन फंस सकते हैं तो ये क्या है चीज, है ना। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसका जो आंसर है वो क्या है? देखो, हैम्बर्ग ठीक है, हैम्बर्ग ठीक है, जर्मनी है ना, जर्मनी, हेमबर्ग, क्या हेमबर्ग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। लोम्बार्डी, देखो लोम्बार्डी गाड़ी आती है, आप माइंड में रखो। माइंड में कैसे याद करोगे इसको? तो लोम्बार्डी है ना, लोम्बार्डी। अब इसको याद करने का तरीका क्या? आप इटली का मैप देखो, फटाफट मैप देखो, इटली का मैप उठाओ फटाफट, है ना। इटली कैसी दिखती है? इटली इस प्रकार लंबी सी दिखती है, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके, इस तरीके से है। ठीक है, आप फटाफट मैप देखो एक बार, इटली डालो, इटली, इटली। इस बार कोरोना सबसे ज्यादा यहीं से जो है प्रभावित हुआ था, बहुत ज्यादा। मतलब यहाँ से है ना सड़कों पर लोग मर रहे थे, इतने मतलब भयंकर तरीके से कोरोना के कारण। तो इटली काफी इंपॉर्टेंट है, इटली।
अब इटली को आप देखोगे ना तो वो इस प्रकार दिखेगा, ऐसे ऐसे, वो क्या लंबा है ना, लोम्बार्डी, या फिर गाड़ी जो है इनकी लोम्बार्डी गाड़ी, क्या गाड़ी आती है लोम्बार्डी, गाड़ी जो वो आती है लोम्बार्डी नहीं, हमेशा इटली होगा, याद कर लेना, ये पूछा जा सकता है लोम्बार्डी, ठीक है। साथ में लॉरेन, ये लॉरेन बेल्जियम में नहीं है, ये लॉरेन और सार घाटी दोनों मैंने बता रखी फ्रांस में। कहां पर है? फ्रांस में। कहां पर है? फ्रांस में। याद कर लेना, ये लॉरेन प्रदेश आपको परेशान करेगा। और एक परेशान करेगा रूर, तो हैम्बर्ग और रूर, ये रूर जो प्रदेश है ना ये जर्मनी में है, रूर जर्मनी में है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। रूर, लॉरेन और सार घाटी, और सार घाटी, इनको याद कर लेना है ना, इनको याद कर लेना आप। और अभी मैं बहुत एक बढ़िया प्लान कर रहा हूं जिसके अंदर मान लो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक कोई क्वेश्चन आ गया तो सारे औद्योगिक प्रदेश आपके गिरफ्त में, ठीक है, ऐसे करके रिवीजन करवाऊंगा डेली, है ना, ताकि इससे आपका बढ़िया हो जाएगा। तो ये जो है ये बेल्जियम में नहीं है, तो गलत तो ये हो गया, सुमेलित नहीं है पूछा, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट है। क्या है? सी ऑप्शन राइट है। अब बात करते हैं बर्मिंघम। बर्मिंघम काफी इंपॉर्टेंट है, बर्मिंघम। तो बर्मिंघम जो है ये है यूके में। क्या है? ये है यूके में। आप इन चीजों को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, ठीक है। समझ गए? फटाफट जल्दी बताओ एक बार, फटाफट जल्दी बताओ, और सेशन को जितना हो सके शेयर करो एक बार, जल्दी जल्दी एक बार जो है सेशन को शेयर करो जल्दी फटाफट, है ना। इसके अलावा अगर बात करें अपन यूरोप के अंदर, यूरोप से ही औद्योगिक प्रदेश आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन से वाले? यूरोप से, ठीक है। तो इनको सबको ध्यान रखना। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये जो बर्मिंघम है ये किस लिए प्रसिद्ध है? ये आयरन के लिए प्रसिद्ध है, आयरन और स्टील, आयरन और स्टील, ये ध्यान रखेंगे। एक एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक तरफ तो ये दे दिया देश और औद्योगिक प्रदेश, एक ये आएगा कि हैम्बर्ग किस लिए फेमस है, ये लॉरेन और सार घाटी किस लिए प्रदेश, ये प्रसिद्ध क्यों है, क्या कारण है, ये सारे के सारे भी आपको ध्यान रखने, ठीक है। मतलब समझ गए ना आप। तो लॉरेन हो गया, सार हो गया, यूक्रेन का एक डोनेट्स्क हो गया, बर्मिंघम हो गया, जर्मनी का जो एक प्रदेश है रूर घाटी बेसिन, ये सारे के सारे किस लिए है? रूर घाटी, ये भी अपने लोहा और इस्पात के लिए, लोहा और इस्पात के लिए आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। और बर्मिंघम हो गया यूनाइटेड किंगडम, बिल्कुल यूके सही है, ठीक है। तो क्लियर हो गया, लोम्बार्डी इटली याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा औद्योगिक प्रदेश नहीं है? औद्योगिक प्रदेश नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। यूएसए का कौन सा जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल रीजन नहीं है? मिशिगन झील, सेंट लॉरेंस घाटी, दक्षिण अप्लेशियन प्रदेश और डेट्रॉइट प्रदेश, और डेट्रॉइट प्रदेश बताओ, राइट आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा आंसर, है ना। और यूके में एक जगह मैनचेस्टर, ठीक है, मैनचेस्टर जगह, जैसे अपने उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यूके में जो मैनचेस्टर है वो कॉटन के लिए, कपड़ों के लिए ज्यादा फेमस है। यूके में जगह है मैनचेस्टर, तो ध्यान रखना मैनचेस्टर किस लिए जाना जाता है? कॉटन के लिए, क्या? कॉटन क्लॉथ के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे कॉटन। तो यूके में जो है एक क्या है? यूके में, ठीक है, यूके का आप एक ध्यान रख लो यहां से, वेरी इंपॉर्टेंट, समझ गए। यूके में मैनचेस्टर कॉटन टेक्सटाइल के लिए बड़ा फेमस है, कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल के लिए, कॉटन टेक्सटाइल के लिए मैनचेस्टर, ठीक है। अब देखो, अब जो इसका जो आंसर है वो है सेंट लॉरेंस घाटी। ऐसी कोई घाटी विशेष है नहीं, और ये औद्योगिक प्रदेश नहीं है, ये क्या? नदी प्रदेश है। मतलब यहां से एक सेंट लॉरेंस नदी बहती है, क्या बहती है? नदी। साथ में इसको याद करने का और तरीका, तो आप जो 5 ग्रेट लेक है इनको ध्यान रख लो, 5 ग्रेट लेक। तो SMHEO, ऐसी एक ट्रिक है, आप ये सिंपल से याद करो। सुपीरियर, मिशिगन, ये जो मिशिगन झील है ना ये पूरी तरीके से यूएसए में, बाकी थोड़ी थोड़ी यूएसए और कनाडा में, ठीक है। ह्यूरॉन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। अब एग्जामिनर क्या करेगा? एग्जामिनर आपको पूछेगा अगर वेस्ट टू ईस्ट तो ठीक है, अगर आपको कोई पूछ ले ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम, तो आप ऐसे बताना ऑन्टेरियो, इरी, ह्यूरॉन, मिशिगन, सुपीरियर, क्या? सुपीरियर। तो ये ट्रिक है SMHEO, SMHEO, ये इसकी ट्रिक है। ये 5 ग्रेट लेक है, क्या है? ये 5 ग्रेट लेक है, ठीक है। तो इसी प्रकार इनको ध्यान रखेंगे, यहां से भी एग्जाम क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी जिसके अंदर हमने मॉडल पेपर 1 और 2 डिस्कस किया था, तब मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, साथ में अफ्रीका, ये 3 जो महाद्वीप है इनको मैं पूरी स्टडी करवा चुका हूं। इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट थे वो सारे के सारे एग्जाम में आ गए, ठीक है।
आप ये मान लो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा बनेगा, एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा एक यूरोप का, ठीक है, और एक गारंटी है अफ्रीका का, और एक क्वेश्चन बनेगा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका का। इन चार चीजों को तो तैयार ही कर लेना, ठीक है। एशिया में तो सबको पता रहता है जनरली, तो एशिया का तो वो पूछता नहीं है, इंडिया का पूछ लेता है। लेकिन नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका एक और एक यूरोप, इनको ढंग से कर लेना। हार्ड जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा, क्योंकि औद्योगिक प्रदेश जो है ना, यहां से क्वेश्चन काफी टफ बनते हैं। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा नॉर्थ अमेरिका का, एक आपको पूछेगा यूरोप का, बस इतना ही। ये एग्जामिनर है ना, एग्जामिनर की रणनीति होती है ये वाली, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े पर्वत है ना। अगर कोई टफ पर्वत आ गया ना, तो वो टफ पर्वत पक्का यूरोप में होगा। जो आपने नहीं सुना होगा वो या यूरोप में होगा या फिर वो अफ्रीका में होगा, अफ्रीका में होगा। ये आप ध्यान रखो, जो मैं बता रहा हूं इनको तैयार कर लो, लाइव बन जाएगी, ठीक है। और डेट्रॉइट प्रदेश, डेट्रॉइट भी यूएसए में, ध्यान रखना डेट्रॉइट कहां पर है, यूएसए में। डेट्रो क्या है, डेट्रो है ना, डोनाल्ड ट्रंप है ना, डेट्रॉइट, ठीक है, डेट्रॉइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये काम का नहीं 147, और ये वाला ये भी इतना काम का नहीं है वेबर के अनुसार, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा थ्योरी भी है। क्या है, थ्योरी भी है। उद्योग अवस्थिति, ईएम, इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक्स जियोग्राफिकल एनालिसिस पुस्तक के लेखक। चलो इसको देख लो, है ना, क्या पता बाई चांस कभी दिमाग खराब हो और एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, दिक्कत हो सकती है। इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एनालिसिस के पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ, फटाफट बताओ जल्दी। इस पुस्तक के लेखक कौन है, जल्दी बताओ। तो इस पुस्तक के लेखक है डीए स्मिथ। कौन है, डीए स्मिथ। डीए स्मिथ जो है इस पुस्तक के लेखक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड इकोनॉमिक जियोग्राफिकल एनालिसिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 142 नंबर। अब देखो एक क्वेश्चन जो है ये सिंपल सा उद्योगों का क्वेश्चन है और एनसीईआरटी बेस है। बाजार की कौन सी विशेषताएं उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती? बाजार मतलब मार्केट, तो मार्केट की कौन सी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो उद्योगों के लोकल है ना, उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है, स्थानीयकरण को प्रभावित करती है। तो देखो उत्पादक और उपभोक्ता के मध्य सीमा संबंध, यानी उनका बीच का, सस्ती मूल्य की वस्तुएं, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं, और बाजार क्षेत्र का आकार। बाजार क्षेत्र का आकार बताओ, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? ठीक है, तो देखो ये सब चीजें अपने आप में जो है मायने रखती है, ठीक है। इसका मतलब ए बी सी डी क्या सारे राइट है। बाजार की कौन सी विशेषताएं उद्योगों के स्थानीयकरण को प्रभावित करती है, ये ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इन सबको नोट कर लेना। ज्योग्राफी की कम से कम मैं जो है एक मैराथन भी लेके आऊंगा जिसके अंदर 200-300 क्वेश्चन जो प्लस डिस्कस करेंगे अपन, है ना, तो उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आने वाला। आप बस भरोसा रखो अंदर से, है ना। अगर भरोसा है तभी तो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूं, तभी तो ये क्वेश्चन लेके आया हूं ये वाले। तो क्वेश्चन कंटेंट कहां से निकालना ये मेरी जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि पढ़ना, रिवीजन करना और अपने नोट्स, ठीक है। कोशिश करो कि आप भी कहीं से नोट्स कबाड़ लो, उनको पढ़ो और फिर ये टेस्ट दो, ठीक है, या फिर इनको मिला के उनको जोड़ो वहां पर, ऐसे करके तैयार करो। क्योंकि ज्योग्राफी आप ये मान लो 60 में से ज्योग्राफी के 30 क्वेश्चन पक्के हैं, मान लो, यानी 50% योगदान ज्योग्राफी का इसके अंदर। कल्चर भी इतना ज्यादा योगदान नहीं है और कल्चर का भरोसा नहीं है, सही बता रहा हूं, आर्ट कल्चर का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन अगर ऐसे आ गए ना, नहीं हुए तो गड़बड़ है, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन होंगे तो राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इन तीनों को अच्छे तरीके से करेंगे और कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, ठीक है। उद्योगों के स्थानीयकरण का कौन सा प्रधान कारक नहीं, देखो कारक तो सब है लेकिन जरूरी नहीं है। मतलब उद्योग के लिए जरूरी क्या है ये कहने का मतलब ये बेसिक बात है। तो देखो कच्चा माल तो जरूरी है, रॉ मटेरियल नहीं है तो उद्योगों का क्या मतलब। ऊर्जा संसाधन नहीं है, जब कोई बिजली चल नहीं रही है वहां पर, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो क्या मतलब है बताओ। और जल आपूर्ति नहीं है तो फिर क्या मतलब है। लेकिन ये परिवहन ये जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन पहले हो, ये होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन होगा, परिवहन, यानी आप कहीं जो है उसको और बेचने जाओगे कहीं, ठीक है। तो ये है परिवहन जो है जरूरी नहीं है, बाकी सारे के सारे प्रधान कारक नहीं है। और ऐसे क्वेश्चन में लोग जो है गच्चा खा जाते हैं, क्या ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है थोड़े माइंडेड क्वेश्चन होते हैं ये, और अटेम्प्ट करके जरूर आएंगे।
और इन क्वेश्चन की संभावना ये होती है अटेम्प्ट करके हर कोई आएगा, अटेम्प्ट करके। देखो कईयों का माइंड क्या लग रहा है, देखो राकेश और बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर आंसर दे रहे हैं, तो वो आंसर दे रहे हैं कि ये जो जल आपूर्ति है जरूरी नहीं है, जो भी उद्योग होगा ना, उद्योग होगा उसके पास नदी जरूर होगी, ठीक है, नदी जरूर होगी। पानी कैसे लाएंगे बताओ, सिंपल सी बात है ये, ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि कोई भी अगर उद्योग या कोई भी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करनी है वहां पर पानी होना जरूरी है, ठीक है, पानी होना जरूरी है। इसका मतलब आप ये ध्यान रखेंगे, जो भी देखो सभ्यताएं जो थी वो भी तो नदी के किनारे पनपती थी ना, इस तरीके से, ठीक है, तो इनको ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे 140 नंबर क्वेश्चन। 140 नंबर जो क्वेश्चन है वो है, विश्व में हरित क्रांति के प्रारंभ का श्रेय दिया जाता है, हरित क्रांति विश्व में, तो सबसे इजी विलियम गॉड, नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, एच. क्लार्क। इंडिया में तो कोई पूछे तो एम.एस. स्वामीनाथन, ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन। लेकिन अगर आपको कोई पूछे विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। अब यहां पर कंफ्यूज मत होना, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो हमने कल डिस्कस की थी क्लास के अंदर, नॉर्मन मेयर, इन्होंने तो तप्त स्थल का सिद्धांत दिया था, हॉटस्पॉट जैव विविधता तप्त स्थल का सिद्धांत इन्होंने दिया था, नॉर्मन मेयर ने, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी मतलब है ना, कोई भी क्षेत्र है जहां पर 70% जो प्रजाति है, जैसे मान लो यहाँ वेस्टर्न घाट की बात करता हूं है ना, या फिर अपन यहाँ बात कर लेते हैं हिमालय वाली, ठीक है, या फिर इधर बात कर लेते सुंडा ये वाली, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर देखो, इसके अंदर क्या होता है कि 70% जो प्रजाति है वो केवल वहीं मिलती है, सिर्फ उसी जगह मिलती है। मान लो इसके अंदर जो है नीलगिरी या इसके आसपास कोई ऐसी कोई प्रजाति, वो सिर्फ यहीं मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी, वो यहाँ नहीं मिलेगी, वो यहाँ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ मिलेगी। उसमें भी वो 70% प्रजाति जो है नष्ट हो गई है, ठीक है, 70% प्रजाति, तो इनको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। साथ में 15% का एक और था, तो ये जो है इसकी हॉटस्पॉट की अवधारणा, जैव विविधता हॉटस्पॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो है ये वॉन थ्यू, ये काम का नहीं है अपने, ठीक है। आप इसका आंसर बताओ, सस्य वैविध्य का मतलब क्या होता है? विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ये ग्राम सेवक में बन सकता है। ये लाइनें जो ये देख रहे हो आप, ये पिछली बार एक ऐसा क्वेश्चन था कि कृषि को सस्टेनेबल तरीके से कैसे मतलब जो है किया जा सकता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सस्य वैविध्य के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है, यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सही नहीं है। मतलब क्रॉप को डाइवर्सिफाई कैसे करोगे? फसलों को डाइवर्सिफाई करना, डाइवर्सिफाई मतलब आपको जो है और विस्तार करना है, ठीक है, और ज्यादा उसकी जो प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है और ज्यादा एरिया में। तो ये विभिन्न फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा को बताता है। यानी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है? एक कंपटीशन होगा, जैसे मान लो गेहूं और जौ के बीच में, ठीक है, तो आप बोल सकते हो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। ये सस्य विशेषीकरण के विपरीत होता है, ठीक है। इसे सस्य सांद्रता के नाम से जाना जाता है। क्या? क्रॉप कंसेंट्रेंसिटी, ठीक है। और भाटिया व जसबीर ने इसके मापन हेतु सूत्र दिए। यानी सस्य वैविध्य को मापने के लिए दो आदमी हुए, भाटिया और जसबीर, इन्होंने इसके मापन हेतु सूत्र दिए। तो आप ये ध्यान रखना, इसमें गलत कौन सा है? इसमें गलत है ये भाई, ये जरूरी नहीं है, इसको सस्य सांद्रता नहीं कहते, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखेंगे, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ही क्या है? एग्जाम में आ जाए ये, सस्य वैविध्य से आप क्या समझते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया? सस्य वैविध्य से आप क्या समझते हैं? सस्य वैविध्य से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? तो आप ये ध्यान रखना, इसका जो कंसेप्ट है, इसका फॉर्मूला वो किसने दिया? भाटिया जसबीर ने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है विभिन्न फसलों के मध्य प्रतिस्पर्धा। बस इतना सा आंसर है, बस इतना सा आंसर, और कुछ नहीं करना, ठीक है। और ये सस्य विशेषीकरण के विपरीत होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कृषि प्रदेशों के सीमांकन से संबंधित नहीं है, ठीक है। ये वो उस टाइप की थ्योरी है जो हमारे एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि ये ऑप्शनल जो ज्योग्राफी है ना, उनका पेपर है ये, ठीक है। समझ गए ना? ये एक थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, 33 नंबर, 133 नंबर जो है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बताओ 133 नंबर, यहां पर दे रखा है कि बोई गई भूमि
और कृषि योग्य भूमि इंटू 100। यानी आप ये ध्यान रखना, जब एग्जामिनर नंबर देता है ना, नंबर, तो नंबर मान लो ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, 100 में से नंबर मिले 10, इसका मतलब बोई गई भूमि हमेशा कम होगी, हमेशा कम होगी और ये ज्यादा होगी कृषि योग्य भूमि। ठीक है, कृषि योग्य भूमि। अगर मैं बात करूं यहां पर कृषि योग्य भूमि की, तो बोई गई भूमि जो अपनी है राजस्थान में बात करूं तो कितनी है बताओ? 51.75, 51.85 या 51 के आसपास, 52% के आसपास जो है नेट इरिगेटेड एरिया, सकल सिंचित क्षेत्रफल। लेकिन टोटल कितना है? टोटल जो है वो है 342.87, मान लो ये कर दिया आपने। अब इस उपयुक्त सूत्र का उपयोग करके किसके निर्धारण हेतु किया जाता है, पता कैसे लगाते हैं? इसका मतलब क्या है 133 का? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कृषि वाला टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखा है और ये क्वेश्चन जो है आरपीएससी ने बनाया है, तो आरपीएससी ने बनाया है तो वहां से क्वेश्चन टिप भी सकता है आरएसएमएसएसबी, क्या आरएसएमएसएसबी कॉपी भी कर सकता है। और आप ये ध्यान रखना, जो भी पेपर में आपके क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप मान लो कि 40% जो है रिपीट, 40 से ज्यादा होते हैं। आजकल आरएसएमएसएसबी के तो क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं सारे के सारे, वो मेहनत ही नहीं करते। ठीक है, तो उनके क्वेश्चन तो 90% रिपीट होते हैं, 90%। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको जो है प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने जरूरी है, नहीं तो कोई और आगे निकल जाएगा, वो बिना पढ़े जो है ये क्वेश्चन करके निकल जाएगा और हम पढ़ते रहेंगे और गलत करके और आएंगे। ठीक है, इसका जो आंसर है वो फसल सघनता, क्या क्रॉप सघनता। अब हम बात कर लेते हैं यहां पर कि अंग्रेजी में क्या दे रखा है। तो यहां पर क्रॉप इंटेंसिटी दे रखी है, हार्वेस्टेड लैंड अपॉन अरेबल लैंड, ठीक है, इंटू 100। ये अबो फॉर्मूला किसका है? तो आप ये ध्यान रखना, ये क्रॉप रोटेशन का नहीं है और क्रॉप लैंड यूज का नहीं है। ठीक है, ये क्रॉप इंटेंसिटी का है, न कि क्रॉप कॉम्बिनेशन का। तो क्रॉप इंटेंसिटी बोलो या सघनता बोलो, या आप जो है सघनता बोलो, एक ही बात है। ठीक है, समझ गए? ये 133 नंबर बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन उम्दा क्वेश्चन, और इसको व्हाट्सएप या स्टेटस पर जहां भी लगा लेना है ना एक बार। तो सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप क्लास को शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, और मैं ऐसे नहीं देखता कि क्वेश्चन इजी लाऊंगा तो मेरे स्टूडेंट बढ़ेंगे या ये इस टाइप का, बस फाइनली सिलेक्शन चाहिए, बात ये है। इस बार मुझे ग्राम सेवक में, क्योंकि आपको मौका दिया एसआई के अंदर, आपने मेरी क्लास में देखी नहीं। ठीक है, और फिर जब क्वेश्चन आए तब आप खूब सारे जो है आपको पछतावा हुआ, ये मुझे पता है कि काश वो क्लास देख लेते। ठीक है, समझ गए ना इस तरीके से। तो इस बार मौका है ना, क्योंकि अगला कांस्टेबल आ रहा है। पिछले कांस्टेबल में आपने निराश किया, बहुत सारे लोग जो है खास करके उनकी एंट्री होगी जो भूतपूर्व सैनिक थे उनकी। ठीक है, इसलिए जो है कट ऑफ ज़्यादा बढ़ गई और उम्मीद नहीं रही। ठीक है, तो उस टाइम कांस्टेबल का भी रिजल्ट, मतलब क्वेश्चन बहुत आए थे एग्जाम में, 60 भी आए, किसी में 45 भी आए, 90 में से 45-60 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है, फिर पेपर आया पटवार का, पटवार में खूब क्वेश्चन आए। पटवार का तो आप बोलोगे ना, मैं फर्स्ट की बात करूं तो फर्स्ट में करंट अफेयर ही फंस गया था। करंट अफेयर ऐसा कोई नहीं था जो हमने नहीं पढ़ाया हो। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो लाके जो है करंट अफेयर की क्लासें जो आपको दी थी, तो जितनी आपको कोई मैराथन क्लास मिले उनको देखा करो, हमेशा रिवीजन करो। ठीक है, और भरोसा रखो, देखो ऐसे भागो मत, है ना, भरोसा रखो। मैंने भी एग्जाम दिए हैं, ठीक ठाक नंबर भी आ रहे हैं और आपके साथ ही बना हुआ हूँ, है ना। तो कैसे कैसे तरीके से सॉल्व करना है पेपर को हमेशा सिखाता हूँ मैं, जो भी सिखाता हूँ उनको हमेशा ध्यान रखो। ठीक है, अगर मैं आपकी जगह होता और कोई मुझे सिखाता तो बहुत फर्क पड़ता है। एक आप रात दिन ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो आप कोशिश में रहोगे कि ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूं। ठीक है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन अगर नहीं आते तो अटेम्प्ट मत किया करो। ऐसे मैं कई बार बोलता हूं, तो आप मेरी बातों को नोट कर लिया करो। ये जो एक्स्ट्रा बताता हूं ये वाली कि सर ने नोट करने को नहीं बोला, तो ये अलग से एक जो है अपनी छोटी सी डायरी बनाओ, वहां पर मैं टिप्स देता हूँ, डेली टिप्स देता हूँ। ये टिप्स आपके बहुत काम आएगी। ये आपके जो है ना 10-20 नंबर ऐसे ही इंक्रीज कर देगी, पता ही नहीं लगेगा। अगर आपको नहीं आता है तो भी आप सॉल्व करके चले जाओगे। कल बताए थे मैंने, सभी जहां दे रखा हो ऑल या ओनली दे रखा हो वहां पर शक है। ठीक है, ऐसे करके, या फिर कई ऑप्शन में ऐसे होता है कि 2 और 2 कॉमन है, एक जगह दे रखा है कि 1 3 4। ठीक है, जहां पर 2 है वो एलिमिनेट हो गया। ऐसे कई क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये आपकी रणनीति है। और ये रणनीति कैसे पूरी होगी? टेस्ट सीरीज करोगे तब। टेस्ट सीरीज आप कर नहीं रहे हो, Y398 कोड, ये कोड के साथ अड्डा 247 ऐप पर जाओ, वहां पर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। आज आपके पास मैसेज भी आएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज लो, ज्यादा नहीं है, 200 रुपए की है। तो अपनी जिंदगी के लिए जो 200 रुपए आप खर्च नहीं कर सकते, है ना, 200 रुपए खर्च नहीं कर सकते क्या?
और ग्राम सेवक ये मान लो कि करोड़पति है, बस सीधा बता रहा हूं, करोड़पति सीधा, कि जो भी पैसा आएगा ना सीधा पहले ग्राम सेवक है, फिर उसके बाद में सरपंच, और सरपंच कोई ऐसा मिल गया ना थोड़ा नॉर्मल सा, तो आप मान लेना मौज हो गई आपकी, ठीक है। और कोई ना कोई जरूर ऐसा मिलेगा पवलिया जो है 1 साल 5 साल में नहीं मिला तो 10वें साल या फिर 15वें साल, सरपंच बदलते रहेंगे लेकिन आप वहीं रहोगे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने जो है यहाँ पर खूब जो है भ्रष्टाचार करप्शन खूब करते हैं, इतने तो हमें नहीं करने, लेकिन आप ये मान लो कि ये जिंदगी है, पटवार नहीं है इतनी, ये ग्राम सेवक है और इसका प्री निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखो। इसका आंसर बताओ। देखो बहुत टफ क्वेश्चन है, बागाती कृषि, ठीक है, ये बागवानी कृषि का क्षेत्र नहीं है, जिसको पता है वही कर पाएगा, नहीं तो इन क्वेश्चन को फालतू अटेम्प्ट करने का मतलब ही नहीं है। अब देखो ऑप्शन कैसे काटोगे, वेस्ट इंडीज में कुछ जरूरी है क्या, बागवानी हो सकती है, ठीक है। मलेशिया इंडोनेशिया हो सकती है क्या, कोई पता नहीं है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका भी कोई पता नहीं है। दक्षिणी पूर्वी, ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, आप मान लो ये सिलेबस आउट ऑफ नहीं है, सिलेबस के तो अंदर ही है, लेकिन हमें नहीं आता, अटेम्प्ट करना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन को, जिनके बारे में टांग पूछ कुछ भी पता नहीं है, कैसे कर लोगे, नहीं करना इसको, ठीक है, समझ गए। बताओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो 132 का जो राइट आंसर है वो है अपना पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो ये वाला क्षेत्र है ना, यहां पर जो है बागवानी कृषि नहीं होती, ठीक है। खास करके अपलेशियन पर्वतमाला यही है, अपलेशियन। इसका मतलब यहां पर क्या मिलेगा, अपलेशियन जहां पर्वतमाला, वहां पर तो खनिज भंडार मिलेंगे, ठीक है। वहां पर क्या मिलेंगे, खनिज भंडार, तो वहां पर बागाती कृषि क्या होगी, समझ गए ना। तो इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन ऊपर से जाने वाला क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना ही नहीं है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य चिली में किस प्रकार की कृषि की जाती है, चिली में ना, व्यापारिक खाद्यान्न, भूमध्य सागरीय, निर्वाहक और स्थानांतरित कृषि। देखो मध्य चिली में झूम, इसका तो पता नहीं है, स्थानांतरित कृषि तो नहीं होगी। निर्वाहक का मतलब क्या है, देखो कृषि या तो इनमें से होगी, क्योंकि कृषि यही फेमस है, ये भी नहीं होगी। अगर ये भी नहीं पता इसको भी मत करो, सीधा कहने का मतलब मिडिल चिली कहां पर है, पहले दिया आना चाहिए। चिली, चिली क्या साउथ अमेरिका में है क्या, कहां है बताओ, चिली, चिली कहां है, साउथ अमेरिका, एंडीज पर्वतमाला, ठीक है। तो वहां पर भूमध्य सागरीय कृषि हो सकती है क्या, व्यापारिक खाद्यान्न कृषि हो सकती है क्या, निर्वाह कृषि हो सकती है क्या, स्थानांतरित कृषि हो सकती है। इसका आंसर जो वो ये है भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय कृषि। ये जो है ना कृषि के जो जलवायु प्रदेश है वहां से ही क्वेश्चन बना है, ये इस टाइप का। इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, है ना, ऐसे है मतलब 0 डिग्री, इसके ऊपर अलग अलग टाइप के जो है महाद्वीपों में बना है कि भाई इधर मैं बात करूं 23.5 डिग्री, तो ये जो प्रदेश है ये उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय, फिर उसके बाद उपोषण है, ठीक है, फिर उसके बाद शीतोषण है, शीतोषण है, फिर उसके बाद इनके कई कई नाम है जो अलग अलग नाम पे रखे हैं, ठीक है। वो तो वो सब जो है इनसे रिलेटेड है। तो भूमध्य सागरीय जो कृषि है वो, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे ये काम का नहीं, अंतरराष्ट्रीय भूगोल संघ के कमीशन के अंदर किसने कृषि प्रकारी का पद्धति का विकास किया, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम, अगर आ भी गया तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। और ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पृथ्वी कृषि प्रदेशों का ये देख लो एक बार, 1936 में किसने पृथ्वी के मुख्य कृषि प्रदेशों का वर्णन किया, क्यों, क्योंकि कृषि प्रदेश पूछा है और कृषि प्रदेश सिलेबस में है ना। तो सिसोल्म, विटेल्सी, स्टीवर्ट और वीवर, बताओ राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये, इसको आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, इसको छोड़ ही दो, ये इतना ज्यादा नहीं है। किसने कहा पशुपालन की तरह, इतना नहीं है। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जिसका डर था वही आ गया। ये लो देखो, इंडिया की स्थानांतरित कृषि डिस्कस कर चुके हैं अपन। इंडिया में जो स्थानांतरित कृषि होती है वो मैं डिस्कस कर चुका हूं, सबको पता होना चाहिए। फटाफट बताओ जो मैं लिख रहा हूं वहां पर। क्वेश्चन यही आएंगे एग्जाम में, व्यवहार, क्योंकि आरएएस में भी आया हुआ है। पोंडू, वालरा, कुमारी और खिल जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। और एग्जाम में एक आ जाए सीमाता क्या है,
सीमाता क्या है बताओ, सीमाता क्या है? फटाफट आंसर दो, फटाफट। समझ रहे हो ना? आज तारीख हुई है 27, 1 महीना पड़ा, 1 महीना, 30 दिन, 30 दिन बहुत होते हैं, 30 दिन बहुत है, 30 दिन, ठीक है। 30 डेज किसे कहते हैं? और 30 डेज आप ही अगर ये मॉडल पेपर चला दिया ना तो क्वेश्चन माई का लाल नहीं रोक सकता, सीधा सीधा डायरेक्ट फंसेगा, यही डायरेक्ट आएंगे, सीधे डायरेक्ट यही आएंगे। इसमें देखो मिल्पा जो है, मिल्पा मलाया नहीं है, मिल्पा खास करके अमेरिका है, मेक्सिको, दोनों में से होगा। यानी मिल्पा का मतलब नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में ये खेती होती है। एक एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि एक महाद्वीप दे देगा और सामने ये स्थानांतरित कृषि दे देगा, तो आप ये ध्यान रखना, ठीक है। तो सूडान में ये वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लो इसको, नगासू। और सूडान है कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक स्थानांतरित कृषि होती है नगासू, क्या? नगासू, नगासू। देखो वहां के लोग जो है ना ज्यादातर बहुत गरीब है, बहुत गरीब लोग हैं ज्यादातर, है ना। ये जो है किलिमंजारो, चिली, ये अपने साउथ सूडान, ठीक है, और कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो, इस तरीके से। अगर बात करूं तो मैं नाइजीरिया है, ये जो है अपने साउथ अफ्रीका है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्री है जहां से मतलब मिनरल्स भी है और काफी सारे जो है डेवलप कंट्री। बाकी तो सारे के सारे जो है बहुत ज्यादा अति विकासशील है, बहुत कम। तो यहाँ के लोग क्या ज्यादातर नंगे टाइप के, आपने सुना होगा जो है WHO काफी हेल्प करता है उसमें, और खूब सारे जो है फोटो भी ऐसे ऐसे दिखाते हैं कि एकदम गरीबी, कुपोषण, बहुत सारी। तो आप ये ध्यान कैसे रखोगे? नगासू यानी नगा, है ना, तो अफ्रीका और सूडान, ठीक है। श्रीलंका में सेना, श्रीलंका में जो है चाइना क्या करता है, बार बार उसको चैन नहीं आता, वो कुछ न कुछ गड़बड़ी करता रहता है, और हिंद महासागर में जो है कहीं ना कहीं इंटरफेयर करता है। तो चाइना श्रीलंका। मिल्पा ध्यान रखना ये। अब रोको कोई पूछे तो ब्राजील, मिल्पा रोको एक साथ आना चाहिए। रोको मतलब दक्षिण अमेरिका, रोको मत, रोको और दक्षिण अमेरिका मतलब ब्राजील, ठीक है। तो ब्राजील को रोको कोई, ब्राजील को कोई रोको, ठीक है। वहीं पर मिल्पा मैक्सिको, या सिल्पा बोल दो, सिल्पा, ठीक है। साथ में फिलीपींस, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे फिलीपींस। और कहां आता है? एशिया महाद्वीप में। एशिया महाद्वीप में जो केंजिन, क्या? केंजिन, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर बेवर जो MP, वांडू आंध्र प्रदेश, वालरा राजस्थान। अब है कुमारी कहां है और खिल कहां, ये दो आप बताओगे, कुमारी और खिल। साथ में बात करूं तो लद्दाख, 2-3 और है, लद्दाख इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, इनको ध्यान रख लो, लद्दाख इंडोनेशिया, ठीक है, समझे? बताओ फटाफट। और वियतनाम में रे जो है ना, रे ये है वियतनाम में, क्या? वियतनाम में रे। और लद्दाख में इंडोनेशिया, ठीक है। और इसके अलावा टोंगिया जो है वो है म्यांमार, टोंगिया। यानी फिलीपींस में जो है वो है केंजिन। देखो नाम अटपटे है, जो आपने सुन नहीं रखे वही एग्जामिनर पूछेगा। तो यहां पर वो पूछेगा फिलीपींस, केंजिन, ठीक है। और यहां पर टोंगिया, तो टोंगिया वो पूछेगा तब आप बता देना म्यांमार है। क्या है? म्यांमार, टोंगिया, रोहिंग्या। कैसे याद करोगे? रोहिंग्या, ठीक है। ऐसे करके हमेशा माइंड में एक मेकअप किया करो, ठीक है। चेहरे पे तो मेकअप करते ही करते हो, माइंड में भी मेकअप किया करो, ठीक है। तो टोंगिया, रोहिंग्या यानी म्यांमार, तो याद आ जाएगा। रोहिंग्या शरणार्थी थे, तो टोंगिया म्यांमार, ठीक है। सेना यानी श्रीलंका को आता नहीं, चाइना को सैन नहीं आता, ठीक है। सूडान नगासू, फिलीपींस केंजिन, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो कोनुको जो है ये वेनेजुएला है, ठीक है, वेनेजुएला, कोनुको है ना, वेनेजुएला। जहां पर लानोज घास के मैदान है, लानोज घास के मैदान है, ठीक है। तो वो है कोनुको वेनेजुएला।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक नहीं है? क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक नहीं है। देखो, जिन्होंने पेपर दिया होगा एसआई का फर्स्ट का, एसआई फर्स्ट और एसआई सेकंड शिफ्ट का, है ना, तो वहां पर कोरोना की दवाइयां पूछी गई थी, और उस क्वेश्चन को जब मैं बता रहा था तो बहुत सारे स्टूडेंट मजाक उड़ा रहे थे ना, अरे सर पोथी लेके आ गए, पोथी लेके आ गए। और पता है आपको ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, कोविशील्ड क्या है, तो इनएक्टिवेटेड वायरस है क्या है, मैं पूरा मतलब है ना उसको खोल खोल के बताया। और जाइकोवी-डी है ना, जाइकोवी-डी, इसको तो मैंने मतलब प्रॉपर वो जो है दवा, वो जो था ना, वो जो भी दवा वाली डबड़ी, उसको पूरा दिखाया था, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो। जहां पर मजाक उड़ा थे वो सारे गलत करके आए, और मुझे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत करके आए। तो जो चीजें बताता हूँ वो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोरोना वाला मामला चल ही रहा था, तो वहां पर आना ही तय था, ठीक है। तो कोविशील्ड किससे रिलेटेड है, कोवैक्सीन किससे रिलेटेड है, कैसी है, क्या है, कि इसको कितने पर रखा जाता है टेम्परेचर पर, चिल्ला चिल्ला के बोला था, एक बार नहीं कई बार, है ना। और खूब क्वेश्चन आए उसके अंदर, खूब सारे क्वेश्चन आए। आप बोलोगे तो स्क्रीनशॉट दिखा सकता हूं, तो भरोसा रखो, बस कहने का मतलब यही है मेरे, है ना। इसका जो आंसर होगा वो ये एक जो सम्मेलन है ना, ये अंकटाड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंकटाड, यानी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, ये नहीं है। कौन सा एक विश्व का प्रमुख क्षेत्रीय व्यापार ब्लॉक नहीं है, ये कोई संगठन थोड़ी है, ये तो एक रिपोर्ट निकालता है और बाकी जो है मिलके कुछ ऐसे करते हैं। लेकिन ये नाफ्टा, उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार संधि, यूरोपियन संघ EU एक संगठन है, बहुत सारे देशों का है, ठीक है। एशियान तो है ही ऑलरेडी, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। टाइम 50, ठीक है, 5 मिनट और। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद जो अपन कल मिलते हैं फटाफट। लास्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया अल्टीमेट क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन के पूछे जाने की पूरी संभावना, ऐसे क्वेश्चन आप देख लो कहीं भी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। सॉइल कंजर्वेशन से पूछा गया क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। संरक्षी वृक्षारोपण, वेदिकाकरण, अवनालिका नियंत्रण और नगरीकरण पर नियंत्रण। भाई सॉइल को कैसे कंजर्व करोगे, दिमाग लगाओ और इसकी लैंग्वेज में मत जाओ, आप है ना धरातल पर विचार करो, धरातल पर। देखो इंग्लिश में देखते हैं ताकि और आपका क्लियर हो जाएगा। प्रोटेक्टिव अफॉरेस्टेशन, कहने का मतलब क्या है, वन लगाओ। अफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, वन लगाओ, वन, ज्यादा से ज्यादा वन लगाओ, तो मिट्टी जो है वो उड़ के नहीं जाएगी, यानी रुक जाएगी, ठीक है, क्लियर। बाकी बारिश ज्यादा होगी, ठीक है। ये दूसरा टेरेसिंग, टेरेस करोगे तो बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल ऑफ गुलीज, ठीक है। अवनालिका अपर्दन, यानी अवनालिका नियंत्रण करोगे तो वो टूटेगी नहीं, क्योंकि नदियों के थ्रू जो बहती है वो भी टूट जाती है ऐसे। लेकिन ये कंट्रोल ऑफ ओवर अर्बनाइजेशन ये नहीं है। भाई आप शहरीकरण को नियंत्रित करोगे तो क्या मिट्टी का कोई मतलब नहीं, और ज्यादातर शहरों में मिट्टी कहाँ होती है, ठीक है। आंसर गलत, ये 4। तो मिलते हैं अपन कल वहीं सुबह 7 बजे, आ जाना फटाफट क्लास में, ठीक है। और बाकी जो है जिन्होंने भाई कोर्स नहीं लिया है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, टेस्ट सीरीज लो, आपको पॉजिटिव एफर्ट मिलेगा अच्छे से, है ना। तो टेस्ट सीरीज आप लो, और आप सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए बहुत दिल से थैंक यू। इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी जितना जो है, मतलब सबको ही उम्मीद नहीं थी, है ना। तो इतना सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए तो बहुत तहे दिल से थैंक यू। और पूरी रात काली कर रहे हैं आपके लिए, 12-12 बजे तक जो है ना आपको सोने देते और ना हम सोते हैं, ना। कई लोग तो बोले इनकी शादी कर दो, लुगा ही लेके आओ इसकी, है ना, तो ताकि ये रात को तो जपे कम वो आदमी पागल कर देगी, ठीक है। तो बस हमें तो सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन के लिए पागल हो जाओ। पड़ोसी जो भी है ना, कुछ भी ताना दे, कुछ भी दे कि इसका तो पटवारी में नहीं हुआ, नंबर नहीं आया, ये 8 साल से तैयारी कर रहा, 3 साल से तैयारी कर रहा, इसका ऐसा ही भी नहीं हो रहा है, ये तो RS भी निकला ही नहीं, ठीक है। तो उनको दिखाना है कि वीडियो जो है अपने लिए एक अलग ही है, और इसके बाद मेंस की तैयारी के लिए अपन और बेहतरीन प्रयास करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।